Hello students, today we are going to discuss a poem Night of the Scorpion by Nazim Ezekiel. Students, नज़ीम एज़िकल 20th सेंचुरी के फेमस पोइट्स में से एक हैं। उनको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोइट्री के फादर के रूप में भी जाना जाता है। वह बेनी इज़राइल नाम से जानी जाती मराठी बोलने वाली ज्यूश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उनके फादर बॉटनी और जियोलॉजी के प्रोफेसर थे और उन्होंने कई कॉलेजेस में प्रिंसिपल के ओहदे पर काम किया और उनके माता अपने ही शुरू किए गए स्कूल में प्रिंसिपल थे। वह अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई के विल्सन कॉलेज में गए और वहां उन्होंने बीए और एमए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से अमेरिकन लिटरेचर के प्रोफेसर रिटायर हुए। उनकी शादी डेज़ी जैकोब नाम की एक लड़की के साथ हुई। अल्जाइमर नाम की डिसीज़ के साथ लंबी लड़ाई के बाद 2004 में उनकी मृत्यु हो गई। अगर उनकी पोइट्री की बात करें तो उनकी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स टाइम टू चेंज 1952 में पब्लिश हुई। इसी तरह से सेकेंड कलेक्शन ऑफ पोइम्स एंटाइटल्ड 60 पोइम्स 1953 में और द एग्जैक्ट नेम जिसमें 20 पोइम्स हैं 1965 में पब्लिश हुई। उनकी फेमस पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसी कलेक्शन ऑफ पोइम्स में से ली गई है। इसके अलावा अ थाउजेंड फेलर, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द थर्ड, द अनफिनिश्ड मैन, हिम्स इन डार्कनेस, लेटर डे साम्स उनके वेल नोन वर्क्स हैं। नज़ीम एज़िकल को 1974 में कल्चरल अवार्ड मिला। 1983 में उनकी कलेक्शन ऑफ पोइट्री लेटर डे साम्स के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। 1988 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोइम के टाइटल की बात करें तो पोइम का टाइटल एक ईविल को रिप्रेजेंट करता है। नाइट वर्ड डार्कनेस का सिंबल है और स्कॉर्पियन वर्ड ईविल को सिग्निफाई करता है। बुराई का संबंध हमेशा अंधेरे से रहा है जो कि दुख का कारण है। इस पोइम में बिच्छू पोइट की मदर के दुख का कारण बन जाता है क्योंकि बिच्छू मदर को काट लेता है। ह्यूमन रिलेशनशिप, कंपैरिजन बिटवीन रैशनैलिटी एंड फेथ, मदर का अपने बच्चों के प्रति सेल्फलेस लव, बुराई और अच्छाई में कंपैरिजन, गांव में रहने वाले लोगों का अंधविश्वास इस पोइम के मेजर थीम्स हैं। ये पोइम मदर के अपने बच्चों के प्रति सेल्फलेस प्रेम को दर्शाती है। इस पोइम में कवि वह रात याद करता है जब उसकी मदर को बिच्छू काट लेता है, जो कि बारिश से बचने के लिए घर में घुसने के लिए मजबूर हो जाता है। वह पोइट की मदर को काट लेता है और फिर बारिश में वापस चला जाता है। जब गांव वालों को ये बात पता चलती है तो वह मक्खियों के झुंड के रूप में उसके घर में आ जाते हैं। वह पोइट की मदर के दर्द को कम करने के लिए परमात्मा का नाम जपना शुरू कर देते हैं। वह अपने हाथों में मोमबत्तियों और लालटेनों को लेकर बिच्छू को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह बिच्छू को ढूंढ नहीं पाते। उनका मानना है कि बिच्छू जैसे जैसे मूवमेंट करेगा वैसे ही उसका जहर मदर के शरीर में फैलेगा और उसका दर्द बढ़ जाएगा। वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बिच्छू हिलने जुलने के योग्य ना रहे। गांव के लोगों का मानना है ये दर्द उसकी मदर के पिछले पापों की सज़ा है और ये दर्द जीवन में आने वाले दुख को कम कर देगा। ये दर्द उसके जीवन की बुराइयों को ख़त्म कर देगा। वह लोग अंधविश्वासी थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक समझ थी। वह उसकी मदर के दुख को समझ सकते थे। वह लोग पोइट की मदर को मेडिसिन देने की बजाय बिच्छू को ढूंढने में लगे थे। दूसरी ओर पोइट के फादर एक रैशनलिस्ट थे जो हर बात को तर्क के आधार पर देखते थे। उसके फादर ने पोइट की मदर का दर्द
दूर करने के लिए अलग अलग दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ और पाउडर लगाया। फिर उसने पैराफिन का तेल लगाकर उसकी मदर की उंगली को माचिस से आग लगा दी। उसे लगता था कि इससे पोइट की मदर का दर्द खत्म हो जाएगा। कभी एक तरफ अपनी मदर को दर्द से तड़पते हुए देख रहा था और दूसरी तरफ उस सेंट को देख रहा था जो कि दर्द के प्रभाव को कम करने के लिए मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। लगभग 20 घंटों के बाद दर्द समाप्त हो गया। उसकी माता ने ठीक होने के बाद बिच्छू को बुरा भला कहने की बजाय भगवान का शुक्रिया किया और कहा कि बिच्छू ने उसे काटा है और उसके बच्चों को नहीं काटा। वह इस बात पर संतुष्ट थी कि जो दर्द उसे सहन करना पड़ा वह उसके बच्चों को नहीं सहन करना पड़ा। लेट्स रीड द पोएम स्टांजा बाय स्टांजा। फर्स्ट स्टांजा में पोइट कहता है कि उसे वह रात याद है जब उसकी मदर को बिच्छू ने डस लिया था। 10 घंटों की लगातार बारिश ने बिच्छू को चावलों के बोरे के नीचे छुपने के लिए मजबूर कर दिया था। बिच्छू पोइट की मदर को काटने के बाद अपना जहर छोड़कर बारिश में वापस चला गया। घटना को सुनकर पीजेंट्स किसान मक्खियों के झुंड की तरह उसके घर में दाखिल हुए और दर्द को कम करने के लिए परमात्मा का नाम जपना शुरू कर दिया। वह अपने साथ कैंडल्स और लालटेन्स लेकर आए थे और उन्होंने बिच्छू को ढूंढना शुरू कर दिया। जब वह बिच्छू को ढूंढ रहे थे तो उनकी लैंटेन और मोमबत्तियों की लाइट से उनकी परछाई एक बिच्छू की तरह लग रही थी। वह बिच्छू को ढूंढ रहे थे लेकिन वह नहीं मिला। उन्होंने अपनी जीभ से खटखटाने की आवाज़ की। उनका मानना था कि जैसे जैसे बिच्छू मूवमेंट कर रहा है वैसे ही पोइट की मदर का दर्द बढ़ रहा है। पोइट की मदर के शरीर में जहर फैल रहा है। अगर वह मूवमेंट बंद कर दे तो पोइट की मदर का दर्द कम हो जाएगा। पीजेंट्स परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि अगर बिच्छू एक जगह बैठ जाए तो पोइट की मदर का दर्द कम हो जाएगा। वह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि पोइट की मदर का दर्द उसके पिछले जन्म के पापों को खत्म कर देगा और आने वाले जीवन में उसका दर्द कम हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि बिच्छू के काटने के कारण मिले दर्द से उसके पापों और पुण्य का बैलेंस हो गया है। उसके अच्छे और बुरे काम बराबर हो गए हैं। वह प्रे करते हैं कि ये जहर उसकी मदर के ब्लड को प्योरीफाई कर दे। जहर उसकी मदर की इच्छाओं और आकांक्षाओं को शुद्ध कर दे। वह लोग पोइट की मदर के चारों तरफ घेरा बनाकर बैठ गए और उनके चेहरों पर शांति और चुप्पी थी। वह उसकी मदर का दुख समझ सकते थे। उसके साथ ही और लोग कैंडल्स, लालटेन्स लेकर पोइट के घर आए। फिर वह कीड़ों की तरह उसके घर के अंदर दाखिल हुए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी मदर दर्द से चिल्ला रही थी और मैट पर ट्विस्ट कर रही थी। एक तरफ विलेजर्स थे जो अंधविश्वासी थे। वह उसकी मदर का दर्द तो समझते थे लेकिन उन्होंने पोइट की मदर को मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं दी। दूसरी तरफ पोइट के फादर बहुत ही संदेशशील थे और वह हर चीज़ को तर्क के आधार पर देखते थे। उसकी मदर के दर्द को कम करने के लिए वह हर अच्छी बुरी चीज़ का यूज़ कर रहे थे। उन्होंने हर पाउडर, जड़ी बूटी और मिक्सचर अप्लाई किया ताकि पोइट की मदर का दर्द खत्म हो जाए। जिस उंगली पर बिच्छू ने काटा था उस हिस्से पर उन्होंने पैराफिन डाला और जहर को कम करने के लिए उंगली को माचिस से आग लगा दी। एक तरफ पोइट आग को जलते हुए देख रहा था और दूसरी तरफ उस सेंट को देख रहा था जो कि उसकी मदर के दर्द को कम करने के लिए मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। इस स्टैंजा में सुपरस्टिशन और रैशनैलिटी के
बीच अंतर दिखाया गया है। नेक्स्ट स्टांजा में पोइट कहता है कि लगभग 20 घंटों के बाद उसकी मदर का दर्द खत्म हो गया और दर्द खत्म होने के बाद पहली बात जो उसकी मदर ने कही उसे सुनकर पोइट इमोशनल हो गया। उसकी मदर ने बिच्छू को बुरा भला बोलने की बजाय परमात्मा का शुक्रिया किया कि परमात्मा ने उसको सजा दी है और उसके बच्चों को बख्श दिया है। एनालिसिस ऑफ द पोएम। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम नज़ीम एज़िकल की कलेक्शन ऑफ पोएम्स द एग्जैक्ट नेम में से ली गई है, जो कि बच्चों के लिए मदर के सेल्फलेस लव को बयान करती है। ये पोएम एक नैरेटिव है जो अंधविश्वास और तर्क के बीच एक अंतर भी दिखाती है। एक तरफ गांव के लोग हैं जो अंधविश्वासी और इनोसेंट हैं, दूसरी तरफ पोइट के फादर हैं जो एक संदेहवादी व्यक्ति हैं। इस पोएम के 8 स्टांजाज हैं और ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। ये किसी पर्टिकुलर राइम स्कीम को फॉलो नहीं करती। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम एक नॉस्टैल्जिक पोएम है। इसमें पोइट अपने बीते समय के एक अनुभव को याद करता है कि कैसे उसकी मदर को एक बिच्छू ने काट लिया था और वह अपनी मदर की लविंग और केयरिंग नेचर को याद कर इमोशनल हो जाता है। इस पोएम में कर्मा थ्योरी का भी जिक्र आता है कि कैसे लोग कर्म के आधार पर मिली सजा या अवार्ड को पापों और पुण्यों के रूप में देखते हैं। लोगों का मानना है कि कैसे कर्म के आधार पर उनका पुनर्जन्म होता है। इस पोएम में पोइट ने पैरलिज्म, एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली, ओनोमेटोपिया, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, जक्सटापोजिशन जैसी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया है। लेट्स नो दीज टर्म्स विद एग्जाम्पल्स। Parallelism. Parallelism is the repetition of some phrases and lines in the poem. For instance, more word has been used repeatedly in this poem. More candles, more lanterns, more neighbors, and more insects. Alliteration. Alliteration is the repetition of particular speech sound. S sound in stung by a scorpion, P sound in parting and poison, D sound in diabolic tale in the dark, and many other phrases are examples of alliteration. Metaphor. Metaphor is a comparison between two dissimilar things without using the words like or as. For example, scorpion in this poem is a metaphor for evil. Simile. Simile is a comparison between two dissimilar things using the words like or as. The peasants have been compared in this poem to the swarms of flies. Assonance. Repetition of similar vowels is called assonance. Assonance in this poem can be noted in the words like candle, lantern, burst the name of a god 100 times, and poison moved in mother's blood. Onomatopoeia. Onomatopoeia is used to describe the sound made by animate or inanimate objects. The poet is using this device when he says burst the name of a god 100 times and they clicked their tongues. Imagery. Poet has used imagery to enable us to visualize the clear picture of an incident. We can visualize people as swarms of flies coming to the speaker's house. Personification. Personification is when human qualities are given to non-human entity. In this poem, flame has been personified as human beings with the traits of feeding themselves. Juxtaposition. Juxtaposition is an instance of placing two or more things side by side to compare.
In this poem, the poet juxtaposes the word of superstition with rationalism. Hyperbole. Hyperbole is used to exaggerate the things or situation. In this poem, the poet has used hyperbole to exaggerate the situation. The poet says, more candles, more lanterns, more neighbors, and more insects. That's all about the poem. Students, I hope you have understood the poem and its themes. Kindly subscribe my channel Rehan's Academy, like the video and press the bell button to get all the notifications. Thank you.